सोचो जरा, 1588 की गर्मियां, आसमान बिजली से भरा हुआ है, समुद्र का पानी उछाले मार रहा है और उस समुद्र के अंदर एक राक्षस जैसा झुंड निकल पड़ता है। वो है 130 स्पेनिश जहाज। मकसद है इंग्लैंड को मिटा देना, क्वीन एलिजाबेथ को गद्दी से गिरा देना और पूरी दुनिया को फिर से कैथोलिक क्रिश्चियन बना देना। स्पेन को लगता है कि तो एक इजी विक्ट्री होगी, क्योंकि उस टाइम पर स्पेन वर्ल्ड की सुपर पावर था और सबसे बड़ी नेवल फोर्स उन्हीं के पास थी। लेकिन क्या होता है जब एक ओवर कॉन्फिडेंट पावर टकराती है एक छोटे से राष्ट्र से, जो अपनी स्ट्रेटजी के दम पर पूरे इतिहास को बदल देता है, और कैसे कुदरत भी उस छोटे से देश की हेल्प करती है इतिहास रचने में। ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं है, ये कहानी है किस्मत, टाइमिंग और लीडरशिप की। और ये रात इतिहास बदलने वाली थी। स्पेनिश आर्माडा आई थी जीतने, पर लौट के सिर्फ आधी ही वापस गई। क्यों? लेट्स रिवाइंड द स्टोरी। एक तरफ था उस टाइम का दुनिया का सुपर पावर स्पेन, जिसका राजा किंग फिलिप सेकंड, वो अपने आप को भगवान का मैसेंजर मानता था। पूरी दुनिया का लगभग आधा गोल्ड उनके पास था, अमेरिकन पोर्ट्स, यूरोप के ऊपर कब्जा, पूरे ट्रेड के ऊपर उनकी पकड़ थी। और दूसरी तरफ था इंग्लैंड का एक छोटा सा आइलैंड, जिसके पास कोई राजा भी नहीं था, बल्कि एक रानी उसको संभालती थी, और वो बिल्कुल पतली दुबली सी, कमजोर सी दिखने वाली फिजिकली। लेकिन इंग्लैंड की लीडर दिखने में भले ही नाजुक थी, लेकिन सोच से बड़ी ही मजबूत थी। उसका नाम था एलिजाबेथ। ये सिर्फ दो कंट्रीज के बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक धर्म युद्ध था। फिलिप को लगता था कि एलिजाबेथ ने गद्दारी की है, क्योंकि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा किस तरीके से हेनरी 8 के टाइम इंग्लैंड बना एक प्रोटेस्टेंट कंट्री और बाकी कंट्रीज से उसके रिलेशन खराब हो गए। और स्पेन उस समय कैथोलिक कंट्रीज का एक लीडर था, और इसीलिए वो चाहता था कि इंग्लैंड के ऊपर अटैक करके उनको दंडित किया जाए और उनको उनकी गद्दारी की सजा मिले। इसीलिए वो उसको सिर्फ एक सिंपल युद्ध नहीं मानता था, बल्कि एक धर्म युद्ध मानता था। लेकिन इंग्लैंड के लिए ये एक सर्वाइवल का क्वेश्चन था, और ये इस बात को भी प्रूव करने का टाइम था कि फीमेल लीडरशिप कभी भी मेल लीडरशिप से कमजोर नहीं होती। पावर और फेथ दोनों ही बैटलफील्ड पे जाने वाले थे, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि असली गेम तो नेचर और टाइमिंग खेलेगा। ये सिर्फ तलवारों और शिप्स की जंग नहीं थी, ये था विजन, वेलोसिटी और एक क्वीन की विल पावर का नतीजा। और फिर वो निकल पड़े। स्पेन की महान सेना, इतनी बड़ी कि शायद कभी किसी ने देखी ही नहीं हो। 130 वॉरशिप्स, और इतने वॉरशिप्स कभी किसी के पास थे ही नहीं। और वो सिर्फ कोई छोटे से दिखने वाले जहाज नहीं थे, बल्कि वो एक एक जहाज अपने आप में किले की तरह था। और उसको नाम दिया गया ली आर्माडा इनविंसिबल, द इनविंसिबल आर्माडा, यानी कि एक ऐसा नौसैनिक बेड़ा जो कभी हार ही नहीं सकता। हर एक जहाज इतना मजबूत था, वो तोपों से भरा हुआ था, और सबसे बड़ी बात, हर एक सैनिक के मन में एक फेथ थी कि वो क्रिश्चियनिटी के लिए लड़ रहा है, वो कैथोलिज्म के लिए लग रहा है। लेकिन जहां स्पेन के शिप्स बड़े और भारी थे, वहां इंग्लैंड के शिप्स छोटे, पतले लेकिन फास्ट थे। जहां स्पेन पावर में बिलीव करता था, इंग्लैंड स्पीड में ट्रस्ट करता था। और जैसे ही आर्माडा ने रास्ता पकड़ा, नेचर ने अपना पहला वार्निंग दिया। बिना किसी बैटल के एक तूफान आया और काफी शिप्स को पहला झटका लगा। मिशन थोड़ा सा डिलेड हुआ, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ और कुछ मनहूसियत सी शुरू हो गई। अब शकुन आना शुरू हो गए। वक्त ने भी स्पेन को सिग्नल दे दिया था कि यह रास्ता सीधा नहीं होने वाला। बट जब आपको लगता है ना कि आप भगवान की इच्छा पूरी करने वाले हो, आप तो धर्म के लिए काम कर रहे हो, तो फिर आप इन सभी सिग्नल्स को इग्नोर करते हो और आपका मन लॉजिक देता है कि नहीं, ये कोई सिग्नल नहीं है, ये तो भगवान हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं। और स्पेन के लोगों ने भी कुछ ऐसा ही सोचा और वो निकल पड़े। और फिर वो रात आई जब कैलेस के पास स्पेनिश शिप्स ने अपना बेड़ा डाला और वहां पर अपने जहाजों को लंगर डालकर खड़ा कर दिया। रीजन था, जब वो चल रहे थे तो सारे जहाज अलग अलग हो गए थे और उस जगह पर आकर के वो सभी जहाजों को इकट्ठा करना चाहते थे। स्पेनिश नौसेना की सबसे खास बात यह थी कि जब वो साथ में मिलकर के अपना एक अरेंजमेंट क्रिएट करते थे तो इनविंसिबल बन जाते थे, वो एक फोर्ट की तरह बन जाते थे, और इसीलिए वो उस गैदरिंग के लिए वहां पर रुके हुए थे। लेकिन इंग्लैंड ने उसी टाइम पर एक ऐसी चाल जल दी जो दिखने में सिंपल थी, लेकिन उसका असर डिवास्टिंग। उन्होंने पुरानी खोखली शिप्स भर दिया उनको गन पाउडर से, टार और सल्फर से, उनके अंदर आग लगाई और छोड़ दिया रात के अंधेरे में सीधा स्पेनिश फ्लीट के बीच। स्पेनिश सेलर्स ने देखा आंखों के सामने जलते हुए शैतान जैसे जहाज उनकी तरफ बढ़ रहे हैं और उनको जल्दबाजी में उन जहाजों के एंकर्स काटने पड़े। शिप्स भागने लगे,
फॉर्मेशन टूट गई, अफरा तफरी मच गई और उनके जो जहाज थे एक दूसरे से भिड़ने लग गए, आपस में फायरिंग भी हो गई। और इंग्लैंड की स्ट्रेटजी के पीछे एक बहुत सिंपल लॉजिक था, उनको स्पेन को हराना नहीं था, बल्कि स्पेन के अंदर डर पैदा करना था, स्पेन की शिप्स के बैलेंस को तोड़ना था। और जब स्पेन का बैलेंस टूट गया तब इंग्लैंड ने किया फाइनल ब्लो हर तरफ से। नेक्स्ट मॉर्निंग जब स्पेनिश फ्लीट स्कैटर हो चुकी थी, इंग्लैंड ने किया डिसिसिव फ्लो। ग्रेव लाइन्स के समुंदर पे छोटी इंग्लिश शिप्स ने स्पेनिश जहाजों को खदेड़ दिया। उनकी स्पीड, उनकी पावर थी। एक तरफ स्पेन का रिजिड फॉर्मेशन था, दूसरी तरफ इंग्लैंड का फास्ट अटैक था। इंग्लैंड के शिप्स इतनी तेजी से अटैक कर रहे थे कि स्पेनिश कैनन्स के लोड होने से पहले ही इंग्लैंड ऑलरेडी नेक्स्ट मूव पर आ चुका था और कई स्पेनिश जहाज तबाह हो चुके थे। स्पेन की फ्लीट कंप्लीटली टूटी तो नहीं थी, लेकिन अब वो काफी थक चुकी थी। बैटल के बाद उन्होंने सोचा कि वापस घर चलते हैं, री एनर्जाइज होंगे और फिर से ब्रिटेन पर अटैक करेंगे। लेकिन भगवान का प्लान शायद कुछ और ही था। इंग्लिश चैनल में इंग्लैंड की फ्लीट तैनात थी और उससे बचने के लिए स्पेनिश शिप्स को स्कॉटलैंड और आयरलैंड के ऊपर से घूमना पड़ा। बट वहां उनका सामना हुआ असली डेविल से, जो कि इंग्लैंड की नेवी से भी ज्यादा खतरनाक था, द नॉर्थ सी स्टॉर्म्स, समुद्री तूफान। और नॉर्थ सी के समुद्री तूफान बहुत ही ज्यादा डिवेस्टिंग माने जाते हैं। जो ब्रिटेन की तलवारों ने नहीं किया वो उस तूफान ने कर दिया। जिन शिप्स ने एंकर काट दिए थे, अब उनके पास एंकर नहीं थे, यानी कि वो चाहकर के भी अपने शिप्स को समुद्र के अंदर खड़े नहीं कर सकते थे। इसीलिए जब वो तूफान में फंसे तो कुछ जाकर के टकराए चट्टानों से, कुछ टकराए आयरलैंड के किनारों से और कुछ इस तरीके से गायब हुए कि पता ही नहीं चला वो कहां गए। जो फ्लीट 130 शिप्स लेकर के चली थी, उनमें से आधी भी वापस स्पेन नहीं पहुंची। और स्पेन के लिए ये डिफीट तलवार से नहीं बल्कि तूफान से आई। ये सिर्फ एक मौसम की मार नहीं थी, बल्कि एक सिग्नल था कि कभी कभी जब तुम्हारे इरादे पवित्र नहीं होते तो कुदरत भी तुम्हारे खिलाफ हो जाती है। जिस स्पेन ने सोचा था कि वो दुनिया का भगवान है, जिस फिलिप ने सोचा था कि वो जो चाहे वो कर सकता है, उसको समुद्र ने याद दिला दिया कि वो भी सिर्फ एक मेहमान ही है और कभी भी इंसान को अहंकार नहीं करना चाहिए। कई बार इतिहास जीत से नहीं बल्कि बचाव से लिखा जाता है और यही काम करके दिखाया इंग्लैंड ने। उन्होंने किसी पर हमला नहीं किया, लेकिन अपना बचाव कुछ इस तरीके से किया कि उस एक युद्ध ने पूरी दुनिया का इतिहास ही बदल दिया। जंग खत्म हो चुकी थी, स्पेन की फ्लीट तबाह तो नहीं हुई थी, लेकिन उनका गुरूर पूरी तरीके से टूट चुका था। अब एक इंपॉर्टेंट काम जो कि वॉर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था और यूरोपियन जिस काम में एक्सपर्ट है, वो काम है इतिहास लिखने। इतिहास को लिखने की कोशिश की गई और ये काम हुआ इंग्लैंड की तरफ से, क्योंकि उन्होंने एक विक्ट्री ली थी, उन्होंने स्पेन को भगा दिया था। तो इसलिए अब उन्होंने अपने इतिहास का महिमा मंडन करना शुरू किया, पूरी दुनिया के अंदर प्रचारित करना प्रारंभ किया कि अब दुनिया की सबसे बड़ी नेवल फोर्स अगर कोई है तो इंग्लैंड है। और ये सही भी था, क्योंकि स्पेन के रहते हुए इंग्लैंड ये बात कभी क्लेम नहीं कर सकता था। लेकिन जब स्पेन के किंग फिलिप II ने अपनी डिफीट स्वीकार कर ली थी, तो नो डाउट एट दैट टाइम इंग्लैंड वाज द बिगेस्ट नेवल फोर्स ऑफ द वर्ल्ड। और 1588 के बाद से स्टार्ट हुआ इंग्लैंड का राइज। और आप जानते हैं उसके बाद इंग्लैंड इतनी बड़ी पावर बन गया कि दुनिया के लगभग आधे हिस्सों पर इंग्लैंड का कभी कब्जा हुआ करता था, जगह जगह पर उनकी कॉलोनीज थी। और इंग्लैंड के लिए कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर कभी भी सूरज अस्त नहीं होता है। क्वीन एलिजाबेथ ने अपने सैनिकों के सामने आर्मर पहना और कहा, आई मे हैव द बॉडी ऑफ ए वीक एंड फीबल वुमन बट आई हैव द हार्ट एंड स्टोमक ऑफ ए किंग। क्वीन एलिजाबेथ ने इस जीत को ऐसे प्रचारित किया जैसे कि एक डिवाइन सिग्नल था इंग्लैंड के राइज का। और इसके बाद पूरे इंग्लैंड के जो लोग थे वो एक गर्व से भर गए, जोश से भर गए और फिर उसके बाद वो भी निकल पड़े पूरी दुनिया को जीतने के लिए। इंग्लैंड ने सिर्फ उस दिन बाढ़ नहीं जीता था, बल्कि अपनी फ्यूचर आइडेंटिटी जीत ली थी। नेवी का प्राइड, आइलैंड का रेजिलियंस और एक क्वीन का विजन। स्पेन अब सुपर पावर नहीं था, उसके पास गोल्ड था, कॉलोनीज थी, आर्मी था, लेकिन उनका ओरा वो खत्म होने लगा था। और इनविंसिबल आर्मेडा जिसके ऊपर बड़ा गर्व था, उसको हिस्ट्री ने नाम दिया द डिफीटेड आर्मेडा। और ये स्पेन के लिए किसी शर्मनाक टाइटल से कम नहीं था। सोचो, स्पेन के पास सब कुछ था, गोल्ड, मनी, आइलैंड्स, पोर्ट्स और एक पावरफुल किंग। दूसरी तरफ इंग्लैंड के पास था सिर्फ कुछ शिप्स, एक विजनरी क्वीन और कुछ ब्रेव सोल्जर। लेकिन फिर भी जीता कौन? इंग्लैंड। यह स्टोरी प्रूव करती है कि जीतने के लिए हमेशा बड़ा होना जरूरी नहीं है,
बल्कि कई बार स्मार्टनेस से भी जीता जा सकता है। जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। कई बार हम सोचते हैं कि बड़े सेटअप, ज्यादा पैसा, हैवी प्लान्स यही सक्सेस की गारंटी है, लेकिन असली गेम जीतने वाले वो होते हैं जो अडेप्ट करते हैं, जो तूफान के आने से पहले डायरेक्शन बदल लेते हैं, जो जब केओस आए तो पैनिक नहीं होते बल्कि उसका पैटर्न देखते हैं। स्पेन एक अग्रेसिव एम्पायर था, इंग्लैंड एक सर्वाइवर था, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ ने दिखा दिया कि लीडरशिप का मतलब होता है कि लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस देना, उनको बूस्ट करना जबकि वो उसको लो फील कर। और जीतने के लिए हमेशा अटैक करना जरूरी नहीं होता। अगर आपकी स्ट्रेटजी सही है तो आप दुश्मन को उसके वजन से भी गिरा सकते हैं। और एक बार कभी कोई हाथी गिर जाता है ना तो दोबारा उठ नहीं पाता। तो जब तुम अपनी लाइफ के बैटल में हो और सामने हो एक बड़ा चैलेंज, याद रखना इट्स नॉट अबाउट साइज, इट्स अबाउट माइंडसेट, स्पीड और मौसम को समझने की काबिलियत। 1588 सिर्फ एक साल नहीं था, बल्कि इतिहास में उसको उस साल के तौर पे याद किया जाता है जिसने पूरे इतिहास को पलट करके रख दिया। अगर ये घटना उस टाइम नहीं हुई होती तो शायद आज तक भी हो सकता है स्पेन ही दुनिया की बड़ी सुपर पावर में गिना जाता। लेकिन आज हम जानते हैं इंग्लैंड अच्छी पावर्स में गिना जाता है, लेकिन स्पेन का कोई पावर्स में नामो निशान नहीं है। हिस्ट्री में कितने ऐसे वाकये हुए हैं जहां पर पल भर में इतिहास बदल गया। दिस इज विनय एंड दिस वाज द स्टोरी हाउ आर्माडा फेल, and see you in the next chapter in the story which have transformed the world.